हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2021 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, अ सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम हैज एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 250 रेडियन पर सेकंड एट रेजोनेंस voltage across the resistance and inductance are 60 वोल्ट एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। मीन्स कह रहा है एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 120 ओम है। मीन्स ये किसकी वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। और उसकी रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 250 रेडियन पर सेकंड। मीन्स ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको, ओमेगा नॉट की, जो क्या है, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और कह रहा है रेजोनेंस के ऊपर जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी वो 60 वोल्ट है, और जो इंडक्टेंस के अक्रॉस होगी वो 40 वोल्ट है। सो ये क्या है, वी आर आर एम एस। मीन्स ये आर एम एस वोल्टेज है रजिस्टर के अक्रॉस, और ये क्या है, आर एम एस वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस। वी एल, एल मतलब इंडक्टर के अक्रॉस, वी मतलब वोल्टेज है, और उसकी आरएमएस वैल्यू है ये। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट इज, मीन्स आपसे एल की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। देखिए हमें आर कितना गिवन है, 120 ओम। ओमेगा नोट कितना गिवन है, 250 रेडियन पर सेकंड। और वी आर आरएमएस कितना गिवन है, 60 वोल्ट। और वी एल आरएमएस कितना गिवन है, 40 वोल्ट। हमें पता है वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, वी नॉट बाय रूट टू। वी नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। सो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रूट टू हो जाएगी। और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 रूट टू हो जाएगी। और देखिए वोल्टेज किसके इक्वल होती है, करंट गुणा में रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर वी आर नोट किसके इक्वल लिखा जाएगा, आई नोट इंटू में आर। और वी एल नोट किसके इक्वल लिखा जाएगा, आई नोट इंटू में एक्स एल। यहाँ पर एक्स एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है। और यहाँ पर आई नोट क्या है, मैक्सिमम करंट है जो सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा होगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई नोट आर किसके इक्वल होगा, 60 रूट टू। और आई नोट एक्सएल किसके इक्वल होगा, 40 रूट टू के इक्वल होगा। सो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो आई नोट एक्सएल बटे आई नोट आर किसके इक्वल आ जाएगा, 40 रूट टू बटे में 60 रूट टू। तो ये रूट टू से रूट टू कैंसल आउट हो जाएगा, 20 से ये कैंसिल आउट होगा तो ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा। और आई नोट से आई नोट भी कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर एक्सएल बटे आर किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3। और रेजोनेंस के ऊपर एक्सएल किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा नोट इंटू एल। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या लिखा जाएगा, ओमेगा नोट लिखा जाएगा। सो यहाँ पर एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं, हम ओमेगा नोट एल लिख सकते हैं। और बटे में क्या है, आर, जो किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3। सो यहाँ से एल किसके इक्वल आ जाएगा, 2r/3 ओमेगा नोट। आर की वैल्यू 120 थी, ओमेगा नोट की वैल्यू 250 थी। और यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 चौक 12 पे चला जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8/25 हो जाएगा। अगर हम 8 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.32 आंसर आ जाएगा। और हमें पता है इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन फॉर विच द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दिस एंड दिस इज अ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है, अगर ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो तब आपको एम और एन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। और किसका यूज करना है, पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी का यूज करना है। मींस पॉइजन ब्रैकेट की
वो प्रॉपर्टी जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करी जाती है, उसका यूज करके हमें ये बताना है कि m और n की वैल्यू क्या ले ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। और हमें यहाँ पर ये कैपिटल क्याऊ गिवन है, ये कैपिटल P गिवन है, ये स्मॉल क्याऊ है और ये स्मॉल p है। सो स्मॉल क्याऊ स्मॉल p जनरलाइज कोऑर्डिनेट से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कैपिटल क्याऊ कैपिटल P जनरलाइज कोऑर्डिनेट में। मींस ये ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है। और हमें पता है पॉइजन ब्रैकेट की जो प्रॉपर्टी होती है ताकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वो होती है पॉइजन ब्रैकेट ऑफ कैपिटल क्याऊ एंड कैपिटल P इक्वल टू 1। मीन्स इन दोनों का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर कैपिटल क्याऊ कितना गिवन है, स्मॉल क्याऊ की पावर m इंटू में कोस n इंटू में स्मॉल p। कैपिटल P किसके इक्वल गिवन है, स्मॉल क्याऊ की पावर m इंटू में साइन n इंटू में स्मॉल p। अब देखिए इस पॉइजन ब्रैकेट को कैसे ओपन किया जाता है, करली कैपिटल क्याऊ बटे करली स्मॉल क्याऊ इनटू में करली कैपिटल P बटे में करली स्मॉल p माइनस करली कैपिटल क्याऊ बटे में करली स्मॉल p इनटू में करली कैपिटल P बटे में करली स्मॉल क्याऊ इक्वल टू 1। मीन्स ये डेरिवेटिव है कैपिटल क्याऊ का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्याऊ, लेकिन इसमें हमें स्मॉल p को क्या लेना होगा, कांस्टेंट। ये डेरिवेटिव है कैपिटल P का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, इसके अंदर स्मॉल क्याऊ को क्या रखना होगा, कांस्टेंट। ये क्या है, कैपिटल क्याऊ का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p, बट यहाँ पर स्मॉल क्याऊ को क्या रखना होगा, कांस्टेंट। ये क्या है, कैपिटल P का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्याऊ, यहाँ पर स्मॉल p को क्या रखना होगा, कांस्टेंट। सो यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे और हमें फाइनली m और n की वैल्यू मिल जाएगी। सो देखिए करली कैपिटल क्याऊ बटे करली स्मॉल क्याऊ, मीन्स इसका डेरिवेटिव करेंगे क्याऊ के रिस्पेक्ट में। सो कोस एन पी तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, m क्याऊ की पावर m माइनस 1। और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे p के रिस्पेक्ट में तो क्याऊ की पावर m कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। और साइन एन पी का कोस एन पी और एन पी का करेंगे तो n आ जाएगा। सो ये हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस है माइनस आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे p के रिस्पेक्ट में तो क्याऊ की पावर m कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, कोस एन पी का माइनस साइन एन पी हो जाएगा और एन पी का n आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव करेंगे क्याऊ के रिस्पेक्ट में तो साइन एन पी कॉन्स्टेंट रहेगा, क्याऊ की पावर m का क्या आ जाएगा, m इंटू में क्याऊ की पावर m माइनस 1, और किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, m n क्याऊ की पावर 2m माइनस 1 और कोस एन पी और कोस एन पी कोस सुकेयर एन पी हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, m n क्याऊ की पावर 2m माइनस 1 और साइन एन पी और साइन एन पी साइन सुकेयर एन पी हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पर क्याऊ की पावर 2m माइनस 1 और m n बाहर आ रहे हैं और अंदर क्या बचेगा, कोस सुकेयर एन पी प्लस साइन सुकेयर एन पी। और हमें पता है कोस सुकेयर थीटा प्लस साइन सुकेयर थीटा कितना होता है, 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या बचेगा, एम एन क्याऊ की पावर 2m माइनस 1 इक्वल टू 1। सो यहाँ पर 2m माइनस 1 तो कितना होना चाहिए, 0, और m और n की गुणा कितनी होनी चाहिए, 1। सो यहाँ से m कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और n कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम m की जगह हाफ रखेंगे तो n कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ, और n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल R such that its speed v
varies with the distance s as v equal to alpha root s, where alpha is a positive constant. The acceleration of the particle after traversing a distance s is, मीन्स कह रहा है एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उस पार्टिकल की स्पीड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है इस रिलेशन के द्वारा। मीन्स यहाँ पर v क्या है, स्पीड है, s क्या है, डिस्टेंस है, अल्फा क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और आपसे पूछ रहा है पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा जब वो पार्टिकल s डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सो हमें पता है एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को कम ज्यादा करने के काम आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है। और ये दोनों कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। और देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको हम at से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इक्वल टू होता है dv बाई dt या फिर v इंटू में dv बाई ds। ये कब यूज करेंगे, जब स्पीड टाइम का फंक्शन हो। और ये कब यूज करेंगे, जब स्पीड डिस्टेंस का फंक्शन हो। और हमें क्वेश्चन के अंदर स्पीड जो है डिस्टेंस का फंक्शन गिवन है, सो हम at को इसके इक्वल लेंगे। सो at किसके इक्वल होगा, v इंटू में dv बाई ds। v की जगह ये एज इट इज रख देंगे अल्फा रूट s और v का डेरिवेटिव कर देंगे s के रिस्पेक्ट में, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे रूट s से रूट s कैंसल आउट हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा सुकेयर हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा। सो at कितना आ जाएगा, अल्फा सुकेयर बाय 2। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर ac से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर बाय r। मीन सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर बाय r। r क्या है, रेडियस है जो हमें क्वेश्चन के अंदर कैपिटल R गिवन है। और v किसके इक्वल था, अल्फा रूट s। सो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू में s हो जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो नेट एक्सेलरेशन a किसके इक्वल आएगा, अंडर द रूट at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। यहाँ पर हम at की वैल्यू रख देते हैं, ac की वैल्यू रख देते हैं और फाइनली सोल्व कर लेते हैं। at की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 बाय 4 हो जाएगा, प्लस AC कितना है, अल्फा स्क्वायर s बाय आर, उसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 4 s स्क्वायर बटे r स्क्वायर। अल्फा की पावर 4 रूट के अंदर से बाहर आएगी तो अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस s स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर, इस सारे की पावर 1/2 रह जाएगी। सो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन इसके इक्वल आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट एंड स्पीड v collides with a stationary particle of mass capital M and sticks to it. The final speed of the composite particle is, मीन्स कह रहा है एक पार्टिकल है जिसकी रिलेटिविस्टिक मोशन हो रही है और उसका रेस्ट मास कितना है, m नॉट है, उसकी स्पीड v है। वो किसी स्टेशनरी पार्टिकल जिसका मास कैपिटल M है उससे कोलाइड हुआ है और उससे चिपक गया। चिपकने के बाद वो कंपोजिट पार्टिकल बन जाएगा। मीन्स दोनों मिलकर के एक पार्टिकल बना लेंगे जिसको हम कंपोजिट पार्टिकल कहेंगे। और वो कंपोजिट पार्टिकल जिस स्पीड से मूव करेंगे वही आपको बतानी है, क्योंकि वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो एक कॉमन स्पीड से मूव करेंगे, वही कॉमन स्पीड आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को क्या यूज करना है, गामा यूज करना है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक पार्टिकल गिवन है जिसका रेस्ट मास m नॉट है
और उसकी रिलेटिविस्टिक मोशन हो रही है। सो रिलेटिविस्टिक मोशन होगी तो उसका मास चेंज होगा। सो उस मोशन की वजह से उसका जो मास होगा उसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, जिसको हम मूविंग मास या रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे, जो किसके इक्वल होगा, रेस्ट मास m नॉट बटे में अंडर दी रूट 1 - v² / c²। क्योंकि हमें पता है स्पीड के साथ मास चेंज होता है, तो यहाँ पर उसकी रिलेटिविस्टिक मोशन हो रही है, तो मास उसका m नॉट न लेकर के m लेंगे, जो किसके इक्वल होगा, m नॉट बटे में अंडर दी रूट 1 - v² / c²। और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 1/√1 - v² / c² को गामा लीजिए। सो स्मॉल m किसके इक्वल आ जाएगा, गामा इंटू में m नॉट। सो इस पार्टिकल का मास कितना लेना होगा, स्मॉल m, जो किसके इक्वल होगा, गामा इंटू में m नॉट। और ये वाला पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है, और ये पार्टिकल इसके पास आया और कोलाइड करके इसके साथ चिपक गया। चिपकने के बाद ये कॉमन स्पीड से मूव करेंगे, जिसको हमने vc नाम दे दिया। सो vc क्या है, कॉमन स्पीड है, जिस स्पीड से ये दोनों मूव कर रहे हैं चिपकने के बाद। सो अगर हम बात करें इनिशियल मोमेंटम की, जो किसके इक्वल होगा, गामा m नॉट इंटू में v, मीन्स इसके मास को v से गुणा कर देंगे तो इसका मोमेंटम आ जाएगा। इसका मोमेंटम 0 है, सो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, m इंटू में v, जिसको हम गामा m नॉट इंटू में v भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम m की जगह क्या रख देंगे, गामा m नॉट रख देंगे। सो इनिशियल मोमेंटम ये आ जाएगा, और फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल m इंटू में vc प्लस कैपिटल M इंटू में vc। स्मॉल m की जगह क्या रख देते हैं, गामा m नॉट रख देते हैं, इंटू में vc प्लस का कैपिटल M इंटू में vc। यहाँ से vc कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, गामा m नॉट प्लस का कैपिटल M बन जाएगा। और हमें पता है कि जब भी कोलिजन होता है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। सो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इसके इक्वल है, फाइनल लीनियर मोमेंटम इसके इक्वल है। सो यहाँ से वीसी किसके इक्वल आ जाएगा, गामा m नॉट v बटे में गामा m नॉट प्लस का कैपिटल M। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉक्सेज 1 and 2 contains an equal number of molecules of the same gas. If V1 and V2 are the volumes of box and lambda 1 lambda 2 denote the mean free paths of molecules in box 1 and 2 respectively, then मीन्स कह रहा है दो बॉक्स है, एक का नाम 1 रखा गया है, दूसरे का नाम 2 रखा गया है, उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सेम गैस के। मींस दोनों बॉक्स के अंदर गैस सेम है और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पर बॉक्स 1 का वॉल्यूम V1 है, बॉक्स 2 का वॉल्यूम V2 है। लैम्डा 1 क्या है, मीन फ्री पाथ है मॉलिक्यूल्स की इन बॉक्स 1, और लैम्डा 2 क्या है, मीन फ्री पाथ है मॉलिक्यूल्स की इन बॉक्स 2। सो आपसे कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बताइए। देखिए हम जानते हैं कि मीन फ्री पाथ जो होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल टू होता है 1/√2 पाई स्मॉल n इंटू में स्मॉल d का स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल d क्या है, गैस के मॉलिक्यूल का डायामीटर है, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स यूनिट वॉल्यूम में जितने गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्मॉल n है। सो हम स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बाय V। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो यहाँ पर हम स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाय V रख देते हैं, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, V बटे में अंडर दी रूट 2 पाई कैपिटल N इंटू में स्मॉल d का स्क्वायर।
और यहाँ पर देखिए √2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, कैपिटल एन भी कांस्टेंट होगा, स्मॉल डी भी कांस्टेंट होगा। क्योंकि दोनों बॉक्सेज के अंदर सेम गैस है तो स्मॉल डी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैपिटल एन भी कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों बॉक्सेज के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वी के। V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ द गैस है। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। इसको हम लैम्डा बटे V इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, λ1/V1 इक्वल टू λ2/V2। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, B इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय दिस, वेयर c is a constant, the angle made by the direction of propagation of light with the x axis is। मीन्स कह रहा है लाइट वेव है जो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, और लाइट वेव का जो वेव फ्रंट है उसकी ये इक्वेशन है। मीन्स ये किसकी इक्वेशन है, वेव फ्रंट की इक्वेशन है। यहाँ पर c क्या है, एक कांस्टेंट है, और कह रहा है लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगी वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये बताइए। सो हमें इक्वेशन ऑफ वेव फ्रंट क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी। सी को हम इधर ले आते हैं, सो क्या बन जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सी इक्वल टू 0। इसको हम फाई लिख लेते हैं। सो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सी, जो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। देखिए हम जानते हैं कि लाइट की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होती है वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। मींस लाइट का जो वेव फ्रंट होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होती है लाइट की। मींस लाइट जिस डायरेक्शन में मूव करती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। सो हमें वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना होगा जिसे हम नॉर्मल वेक्टर कहेंगे। सो ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, और इसी वेक्टर के अलोंग लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगी। मींस लाइट इसी वेक्टर के अलोंग प्रोपागेट करेगी। सो यहाँ पर हमें नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हमें वेव फ्रंट की इक्वेशन गिवन थी उसमें से हमें फाई निकालना होगा, जो हमने किसके इक्वल लिया, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सी। और ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इसका हम ग्रेडियंट ले लेंगे, वही क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर होगा। मींस ये वही वेक्टर होगा जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, और इसी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगी लाइट की। सो हमें ग्रेडियंट जब भी लिखना हो किसी भी फंक्शन का तो हम क्या करेंगे, डेल वेक्टर को लिख लेंगे, करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। और यहाँ पर फाई क्या है, वो फंक्शन है जिसका हमें ग्रेडियंट लेना है, और फाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सी। इस फाई को हम अंदर ले जाते हैं तो ऐसा बन जाएगा, और फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी 1 आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी 1 आएगा। और जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तब वाई और जेड को कांस्टेंट लोगे, इसमें एक्स और जेड को कांस्टेंट लोगे, इसमें एक्स और वाई को कांस्टेंट लोगे। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके बराबर आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप। और हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा इस वेक्टर का। सो ये तो नॉर्मल वेक्टर है, हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना होगा क्योंकि हमें एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के साथ। और जब भी हमें एंगल निकालना हो किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के साथ, तो सबसे पहले हम उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसके इक्वल होगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √3।
तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे रूट 3 हो जाएगा, जिसको हम 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। इसको हम कोस अल्फा के बराबर कर देंगे। सो कोस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 1/√3। तो अल्फा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा ये वेक्टर। सो अल्फा कितना आ जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। सो हम कह सकते हैं लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही होगी वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी अल्फा, जो किसके इक्वल होगा कोस इनवर्स 1/√3। अगर वाई के साथ पूछता तब भी यही आता, जेड के साथ पूछता तब भी यही आता। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगर वो वाई एक्सिस के साथ पूछता तब हम इसको किसके बराबर कर देते कोस बीटा के। अगर वो जेड एक्सिस के साथ पूछता तो हम इसको किसके बराबर कर देते कोस गामा के। अल्फा वो एंगल होता है जो कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, बीटा वो एंगल होता है जो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बनाता है, और गामा वो एंगल होता है जो वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।